नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिवर्सिटी इंडिया में। दोस्तों, आज हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा विशेष में आज इतिहास के एक महत्वपूर्ण सेक्शन, जिसमें हम लोग भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय कौन थे, उनका कार्यकाल क्या था, उनके द्वारा संपादित प्रमुख कार्य कौन से थे, उनको जानेंगे। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इस पद का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो गवर्नर जनरल जो है, यह भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश राज का प्रधान पद था, जिस पर सिर्फ अंग्रेजों का अधिकार था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कोई भी भारतीय इस पद पर नहीं बैठा। गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम के शीर्षक के साथ इस कार्यालय को 1773 में सृजित किया गया था। 1858 ईस्वी तक गवर्नर जनरल की नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों द्वारा की जाती थी। 1857 के विद्रोह के बाद इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाने लगी। 1947 में जब भारत और पाकिस्तान को आज़ादी मिली, तब वायसराय की पदवी को हटा दिया गया, लेकिन दोनों नई रियासतों में गवर्नर जनरल के कार्यालय को तब तक जारी रखा गया जब तक उन्होंने क्रमशः 1950 और 1956 में गणतंत्र संविधान को अपनाया। तो आइए अब मुख्य बिंदु को जानते हैं। भारत के गवर्नर जनरल, इसमें सबसे पहले गवर्नर का जो पद आया था वो बंगाल राज्य में आया था, और उस टाइम बंगाल के अंदर बिहार और उड़ीसा भी आते थे। तो सबसे पहले जो पद आया था वो बंगाल के गवर्नर के तौर पे आया था। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव। इनका कार्यकाल 1757 से 1760 था, और उसके बाद फिर दूसरा कार्यकाल 1765 से 1767 तक रहा। आइए देखते हैं इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। लॉर्ड क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता माना जाता है। क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाबों के हाथों में थी। उस टाइम बंगाल के नवाब हुआ करते थे। नवाब एक तरह से आप समझ सकते हैं कि उनका शासक हुआ, या आप राजा भी मान सकते हैं, उन्हें नवाब कहते थे। क्लाइव के बाद द्वैत शासन के दौरान वेरलस्ट 1767 से 1769 और कार्टियर 1769 से 1772 बंगाल के गवर्नर थे। 1757 का प्लासी का युद्ध भी लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया। यह आपसे पूछा जा सकता है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब इन तीनों व्यक्तियों के बाद बंगाल के गवर्नर के पद को जो है, बंगाल के गवर्नर अब जो है गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो प्रथम गवर्नर जनरल थे बंगाल के वारेन हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल 20 अक्टूबर 1773 से 1 फरवरी 1785 तक रहा। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसने बंगाल में स्थापित द्वैत शासन प्रथा को समाप्त कर दिया एवं प्रत्येक जिले में फौजदारी तथा दीवानी अदालतों की स्थापना की। हेस्टिंग के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवाई। प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़े गए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 ईस्वी, जो सलबाई की संधि 1782 ईस्वी से समाप्त हुआ,
एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी, जो मंगलोर की संधि 1784 के द्वारा समाप्त हुआ, इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। हेस्टिंग्स के समय में 1784 ईस्वी को एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। तो और इस देखिए, हेस्टिंग्स के समय में ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता में प्रथम मदरसा की स्थापना की। हेस्टिंग्स के समय में 1782 ईस्वी को जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। पिट्स एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचा, तो बर्क द्वारा उसके ऊपर महाभियोग लगाया गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह महाभियोग 1788 ईस्वी से 1795 ईस्वी तक चला, परंतु अंत में उसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया। अगले हैं सर जॉन मैकफर्सन। इनका कार्यकाल 1 फरवरी 1785 से 12 सितंबर 1786 तक रहा। इन्हें अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अगले महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनका कार्यकाल है 12 सितंबर 1786 से 12 अक्टूबर 1793 तक। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस व्यवस्था का जनक माना जाता है। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार जिला कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। कॉर्नवालिस के समय में 1790 से 1792 ईस्वी में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भूमि कर से संबंधित अस्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 95% कंपनी को तथा 10% अपने पास रखना था। कॉर्नवालिस ने जिले में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। अगले हैं सर जॉन शोर जी। इनका कार्यकाल 28 अक्टूबर 1793 से 28 मार्च 1798 तक रहा। हस्तक्षेप नीति एवं खारदा का युद्ध सर जॉन शोर के काल की महत्वपूर्ण घटना थी। खारदा का युद्ध 1795 ईस्वी में मराठों एवं निजाम के बीच लड़ा गया। अगले हैं सर अलॉर्ड क्लार्क। इनका कार्यकाल 18 मार्च 1798 से 18 मई 1798 तक रहा। इन्हें अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अगले हैं लॉर्ड वेलेस्ली। ये भी आपके लिए कुछ हद तक महत्वपूर्ण है। इनका कार्यकाल जैसा कि आप देख सकते हैं 18 मई 1798 से 30 जुलाई 1805 तक रहा। लॉर्ड वेलेस्ली, जो अपने आप को बंगाल का शेर कहता था, इन्होंने ही सहायक संधि की पद्धति लागू की। देखिए, आपके लिए एक महत्वपूर्ण नोट है, भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। यानी आपसे पूछा जाएगा कि सहायक संधि का जनक कौन है, तो वो डुप्ले थे। लेकिन सहायक संधि को किसके द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त किया गया, मतलब किसके प्रयोग करने के कारण वो प्रसिद्ध हुआ, तो वो थे वेलेस्ली। वेलेस्ली के समय में हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर और पेशावर ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। वेलेस्ली ने 1800 ईस्वी में नागरिक सेवा में भर्ती हुए युवकों को प्रशिक्षण देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपसे पूछा जा सकता है। वेलेस्ली के काल में ही चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी में हुआ था।
अगले हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनका कार्यकाल 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक रहा। 1805 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई। अगले हैं सर जॉर्ज बारलो जी। ये उतने महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आइए देख लेते हैं। इनका कार्यकाल 10 अक्टूबर 1805 से 31 जुलाई 1807 तक रहा। 1805 ईस्वी की राजपुर घाट की संधि एवं 1806 ईस्वी का वेल्लोर में सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना थी। राजपुर घाट की संधि 1805 ईस्वी में धेलकार एवं सर जॉन बारलो के मध्य हुई थी। अगले हैं लॉर्ड मिंटो। इनका कार्यकाल 31 जुलाई 1807 से 4 अक्टूबर 1813 तक हुआ रहा। अमृतसर की संधि एवं चार्टर एक्ट इसके काल की महत्वपूर्ण घटना थी। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह एवं लॉर्ड मिंटो के मध्य हुई, जिसकी मध्यस्थता मैटकॉफ ने की थी। 1813 का चार्टर एक्ट मिंटो के काल में ही पास हुआ था। अगले हैं मार्किस हेस्टिंग्स। इनका कार्यकाल 4 अक्टूबर 1813 से 9 जनवरी 1823 तक रहा। हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1814 से 1816 ईस्वी को आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। इसमें नेपाल के अमर सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में हेस्टिंग्स एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसी संधि के कारण वर्तमान में भारत और नेपाल के बीच काला पानी सीमा का विवाद चल रहा है। संगोली की संधि के द्वारा काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया गया और इस संधि के द्वारा अंग्रेजों को शिमला, मसूरी, रानीखेत एवं नैनीताल प्राप्त हुए। हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 ईस्वी में हुआ और 1818 ईस्वी में हेस्टिंग्स ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया। 1817 से 1818 ईस्वी में ही इसने पिंडारियों का दमन किया, जिसके नेता चीतू, वासिल मोहम्मद तथा करीम खां थे। हेस्टिंग्स ने 1799 में प्रेस पर लगाए गए प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। इसी के समय में 1822 ईस्वी को टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। अगले हैं जॉन एडम्स। इनका कार्यकाल 9 जनवरी 1823 से 1 अगस्त 1823 तक रहा। इन्हें अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। अगले हैं लॉर्ड एमहर्स्ट। इनका कार्यकाल 1 अगस्त 1823 से 13 मार्च 1828 तक रहा। लॉर्ड एमहर्स्ट के कार्यकाल में 1824 से 1826 ईस्वी को प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था। 1825 ईस्वी में ब्रिटिश सेना के सैनिक कमांडर ने वर्मा सेना को परास्त कर 1826 ईस्वी में यांडबू की संधि की। बर्मा अभी जो म्यांमार देश है, उसका पुराना नाम ही बर्मा था। वो भी पहले भारत के अंदर ही आता था, अखंड भारत में बर्मा भी आता था। आगे बढ़ते हैं। 1824 ईस्वी का बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी लॉर्ड एमहर्स्ट के समय में ही हुआ था। अगले हैं विलियम बटरवर्थ बेले। इनका कार्यकाल 13 मार्च 1828 से 4 जुलाई 1828 तक रहा। इन्हें अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। अगले हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके प्रवेश परीक्षा के लिए। इनका कार्यकाल देखते हैं। इनका कार्यकाल है 4 जुलाई 1828 से 1833 तक।
लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1830 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर की हैसियत से भारत आया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब देखिए, सर्वप्रथम जो पद आया था वो आया था बंगाल के गवर्नर के तौर पे। उसके बाद आया बंगाल के गवर्नर जनरल के तौर पे। अब वही बंगाल के गवर्नर जनरल को ही अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो 1833 एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और बंगाल के प्रथम गवर्नर थे 1757 में जिनके कार्यकाल में प्लासी का युद्ध हुआ था, वो थे लॉर्ड क्लाइव। तो आइए जानते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1833 तक बंगाल के गवर्नर एवं 1835 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा। यानी अंतिम बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल दोनों एक ही थे, वो थे विलियम बेंटिंक। इन्हें विलियम कैवेंडिश बेंटिंक के बारे के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में कोई युद्ध नहीं हुआ एवं इसका शासनकाल शांति का काल रहा था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद इसने शिशुवध पर भी प्रतिबंध लगाया। बेंटिंक के कार्यकाल में ही देवी देवताओं को नर बलि देने की प्रथा का भी अंत कर दिया गया। अब देखिए, इनका कार्यकाल देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल के तौर पे। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इनका कार्यकाल 1833 से 20 मार्च 1835 तक रहा। 1833 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत में किए गए सामाजिक सुधारों के लिए विख्यात हैं। बेंटिंक ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई। इसने ठगों के आतंक से निपटने के लिए कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया। बेंटिंक के कार्यकाल में अपनाई गई मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भारत के बौद्धिक जीवन को उल्लेखनीय ढंग से प्रभावित किया। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिंक का भारत के शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रहा। अगले हैं सर चार्ल्स मैटकॉफ का। इनका कार्यकाल 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 तक रहा। अगले हैं सर चार्ल्स मैटकॉफ। इनका कार्यकाल 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 तक रहा। चार्ल्स मैटकॉफ के शासनकाल में भारत में समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया। इस कारण इन्हें प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। अगले हैं लॉर्ड ऑकलैंड। इनका कार्यकाल 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1836 तक रहा। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 ईस्वी से 1842 ईस्वी तक हुआ। 1839 ईस्वी में ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। ऑकलैंड के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति मिली। ऑकलैंड के कार्यकाल में बम्बई और मद्रास मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई। अगले हैं लॉर्ड एलनबरो। इनका कार्यकाल 28 फरवरी 1842 से जून 1844 तक रहा। एलनबरो के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। 1843 में एलनबरो ने चार्ल्स नेपियर को असैनिक एवं सैनिक शक्तियों के साथ
सिंध भेजा। नेपियर ने अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1843 के एक्ट 5 के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन भी एलनबरो के समय में हुआ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रह सकता है कि दास प्रथा का उन्मूलन किसके समय में हुआ, तो दास प्रथा का उन्मूलन एलनबरो के समय में हुआ। अगले हैं लॉर्ड हॉर्डिंग। इनका कार्यकाल 23 जुलाई 1844 से 12 जनवरी 1848 तक रहा। लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 ईस्वी तक हुआ, जो लाहौर की संधि के द्वारा समाप्त हुआ। लॉर्ड हॉर्डिंग ने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ये इसी कार्य के कारण इन्हें प्रमुख माना जाता है कि इन्होंने नरबलि प्रथा पर प्रतिबंध लगवाया था। अगले हैं लॉर्ड डलहौजी जी। इनका कार्यकाल 12 जनवरी 1848 से 28 फरवरी 1856 तक रहा। लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता था, लॉर्ड डलहौजी एक कट्टर उपयोगितावादी एवं साम्राज्यवादी था, लेकिन डलहौजी को उसके सुधारों के लिए भी जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी के समय में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 तथा 1849 ईस्वी में पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय और सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। तो देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं लॉर्ड डलहौजी आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में पंजाब का विलय हुआ ब्रिटिश शासन में और प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इसी के शासनकाल में महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। डलहौजी के कार्यकाल में 1851 से 1852 में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया और 1852 में बर्मा के लोअर बर्मा एवं पिग्गू राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी के कार्यकाल में ही भारत में रेलवे और संचार प्रणाली का विकास हुआ। तो आइए देखते हैं। इसके कार्यकाल में भारत में दार्जिलिंग को सम्मिलित कर लिया गया। देखिए दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में आता है, इन्हीं के कार्यकाल में उसे ब्रिटिश सरकार के अंदर ले लिया गया था। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में वुड का निर्देश पत्र, जिसे वुड्स डिस्पैच कहा जाता है, आया, जिसे भारत में शिक्षा सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसने 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता कर उन्हें छीनना था। इसने 1854 में नया डाकघर अधिनियम पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया, जिसके द्वारा भारत में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। 1856 ईस्वी में तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। डलहौजी के समय में भारतीय बंदरगाहों का विकास करके इन्हें अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए खोल दिया गया। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी पारित हुआ। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। डलहौजी ने नरबलि प्रथा को रोकने का प्रयास भी किया। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा, इनमें से सबसे प्रमुख जो हैं, सबसे ज़्यादा प्रमुख जो हैं वो डलहौजी ही हैं। और इनके अलावा आपको बंगाल के प्रथम गवर्नर जो कि 1757 से उनका कार्यकाल रहा, लॉर्ड क्लाइव, और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, ये काफ़ी अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं तक रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।